मेरे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता, पूर्व जिलाध्यक्ष और महरौली जिले के प्रभारी छत्रपाल सिंह जी। करते आज के समय पर, आज की परिस्थिति पे बात। आज जो घटनाक्रम एकदम से बदला, उसके बारे में करते हैं इनसे बात कि क्या हुआ और कब हो जाना चाहिए था और क्यों लेट हुआ। छत्रपाल जी, जैसा कि आपको जानकारी होगी कि सत्येंद्र जैन जी लगभग 5-4 महीनों से तिहाड़ जेल में बंद थे और उनके इस्तीफे की मांग भाजपा काफ़ी समय से कर रही थी और उनका इस्तीफा नहीं हुआ। और जैसे ही मनीष सिसोदिया जी का इस्तीफा हुआ, जैसे वो अरेस्ट हुए और उनका इस्तीफा हुआ, तो सत्येंद्र जैन जी का भी इस्तीफा हुआ। क्यों इंतजार करते रहे? देखिए, जब से मनीष सिसोदिया लपेटे में आए हैं, जो निश्चित रूप से प्रमाणित है, जिसके लिए ये कह रहे थे कि हम कट्टर ईमानदार हैं, 6 महीने सत्येंद्र जैन जेल में बंद हैं, 6 महीने से। और ये उनको भी कट्टर ईमानदार कह रहे थे, लेकिन इनकी संलिप्तता सबको पता थी और इनकी संलिप्तता के कारण ही अदालत ने इनको जमानत नहीं दी और 6 महीने से ये जेल में बंद हैं। अब जब मनीष सिसोदिया वाला शराब नीति का मामला आया, तो शराब नीति में मनीष सिसोदिया के लिए भी ये यही कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी बदले की राजनीति से काम कर रही है और आरोप झूठे हैं, मनगढ़ंत है। अगर मनगढ़ंत आरोप थे और आरोप झूठे थे, तो कल जब सीबीआई अदालत में लेकर के गई, अदालत ने 5 दिन का रिमांड उनको दिया। तो इससे सिद्ध होता है, स्थापित होता है कि जो चार्जेस, उन चार्जेस में दम है और ये हजारों करोड़ का घोटाला है। 1-2 करोड़ का घोटाला नहीं है, लगभग 5000 करोड़ का घोटाला है, क्योंकि कमीशन 2% से एकदम 12% पहुंच गया। आखिरकार ऐसा क्या कर दिया जो ठेकेदार हैं शराब के, जो बड़े बड़े माफिया हैं शराब के, जिनको सहूलियत देने के लिए, जिनको सुविधा देने के लिए इस सरकार ने, कट्टर ईमानदार वाली सरकार ने, और अपनी शराब नीति बदल डाली थी, शराब नीति बदल डाली थी। तो अभी तो केवल त्यागपत्र मनीष सिसोदिया और अपना सत्येंद्र जैन का हुआ है, आगे आगे देखिए होता है क्या। तो सत्येंद्र जैन जी जब इतने दिन से बंद थे, तो उनका इस्तीफा क्यों नहीं लिया जा रहा था? इसका तो जवाब सही अर्थों में तो अरविंद केजरीवाल को देना है, लेकिन अगर उसमें अर्थ निहितार्थ निकाले तो वो बहुत हैं। ये संदेश देना चाहते थे कि जब तक वो लपेटे में रहे तो उनको क्यों नहीं बचाया आपने, इतने दिन उनको क्यों अंदर रहने दिया, उनको बचाते ना, उसमें दम था। जमानत नहीं दी कोर्ट ने, अदालतों ने जमानतें नहीं दी, तो इसका अर्थ स्पष्ट था कि भाई वो भ्रष्टाचार में लिप्त है, पूरी तरह से लिप्त है। ये मानने को अरविंद केजरीवाल उनके मामले में भी तैयार नहीं थे। तो अब जब अरविंद अपना मनीष सिसोदिया लपेटे में आए, तो तब इनको जाकर के इनकी नींद खुली। ये तो एक वकील साहब थे जिनकी फर्जी डिग्री पाई गई थी, उनके कागज भी कह रहे थे कि जेन्युइन है, मैंने चेक कर लिए। तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इनका सब मामलों में यही कहना होता है, जो अपराध करता है उसको ये बचाते हैं, ये अपराधियों को संरक्षण देते हैं, ये भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देते हैं, ये लूट करने वालों को संरक्षण देते हैं। ये इस सरकार का चरित्र है। अरविंद केजरीवाल का यही चरित्र है कि उसने अन्ना हजारे के कहने के बाद भी, मना करने के बाद भी राजनीति में प्रवेश किया। जिस राजनीति को वो बुरा कहते थे और सबकी निंदा करते थे, सब भ्रष्टाचारी हो जाते थे, ये अपना ईमानदारी के ठेकेदार राजा हरिश्चंद्र बनते थे। अब पता चल रही है, इनकी पोल पट्टी खुल रही है। जिसको ये अपने आप को कट्टर ईमानदार कहते थे, स्पष्ट है सारा मामला। इन्होंने दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला जी जो थी, वो
मुख्यमंत्री रहते हुए ये काफी आरोप लगाते थे, क्या उन पे कोई कार्रवाई इन्होंने कोर्ट में केस किया या कहीं कुछ ऐसी फाइल की आज तक? कुछ नहीं किया इस व्यक्ति ने। ये केवल एक बड़ी फाइल लेकर के, मोटी सी फाइल घूमता था और दिल्ली के लोगों को ये कहता था शीला दीक्षित भ्रष्टाचारी है। और केवल उसी छद्म मामले में इसने शीला दीक्षित की सरकार चली गई। आज तक उनके किसी भी मंत्रिमंडल के या विधायक पे, जो भी उनके टाइम में थे, किसी पे भी कोई भ्रष्टाचार का केस तो चला नहीं। मेरी जानकारी ऐसी तो है। अपनी जगह पर है कि जब एशियाड हुआ था दिल्ली में, तो एशियाड में सुरेश कलमाडी और ये सब बहुत बड़ा भ्रष्टाचार था। वो तो केंद्रीय मंत्री तो कई लिपटे, हाँ, मगर दिल्ली सरकार के किसी विधायक या मंत्री पे कोई चर्चा ऐसी नहीं सुनी गई जो कि कही जा सकती थी। हाँ, ये तो सब चीजें हैं, अपनी जगह हैं ये तो। लेकिन इसने उसके बाद भी वो सरकार भ्रष्ट है ऐसा रहा। और ये निश्चित रूप से कांग्रेस का 2G स्कैम और ये सब चीजें जितनी भी कांग्रेस के इतिहास में, कांग्रेस के कालखंड में ऐतिहासिक भ्रष्टाचार हुआ है, सब जानते हैं। 2G स्कैम, स्टैंप घोटाला, ये सारा जो इस समय आम आदमी पार्टी लगातार कह रही है कि जी ये सरकारी पिट्ठू है, सरकारी तोते हैं, इस तरह के आरोप लगा रही है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज के समय में जितनी सरकारी संस्थाएं हैं सबको काम करने की पूरी छूट है। एक भी सरकारी एजेंसी को कोई उसका मंत्री डिक्टेट नहीं करता, ये सब जानते हैं। सीबीआई इसलिए कोर्ट में है ना मामला, तो वहां सीबीआई को जवाब देना है और इनको भी जवाब देना है वहां। अगर छत्रपाल जी, मुझे एक बात याद आ रही है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर भी कई तरह की इंक्वायरियां चली, कई कमीशन बैठे, कई जांच एजेंसियों ने जांच की और उसमें बेदाग पाए जाने के बाद भी विपक्ष के नेता लगातार मोदी जी को घेरने की कोशिश करते रहते, चाहे वो दंगे का मामला हो या कुछ और मामला हो, और इतने पाक साफ निकलने के बाद भी वो संतुष्ट क्यों नहीं हो पाते? सही अर्थों में ये जितने लोग हैं, इनका इस देश की कानून व्यवस्था में कोई विश्वास नहीं है, इनका इस देश के संविधान में कोई विश्वास नहीं है। दिल्ली का मुख्यमंत्री अपने आप को कहता मैं अराजक हूं, और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब संविधान सभा में अपना भाषण देते हैं तो वो कहते हैं भारत में अब संविधान निर्माण हो चुका है, संविधान लागू होने के पश्चात देश के अंदर अराजकता का कोई स्थान नहीं रहेगा। तो ये बड़े दुख का विषय है कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का चित्र लगाते हैं, ये उनका नाम लेते हैं ये, लेकिन उनके नक्शे कदम पर नहीं चलते। ये उनके द्वारा बनाए गए संविधान को झुटलाने का काम ये करते हैं। अभी कुमार विश्वास जी ने जो कहा था कि ये अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं बन पाते दूसरी बार में, तो इनका दावा था कि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा को मिलाकर मैं खालिस्तान का प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। क्या वो तैयारियां पंजाब में दिख रही हैं? पंजाब की घटना, जो अजनाला की घटना हुई है, अजनाला की घटना ने पूरे पंजाब की कानून व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। और एक बार फिर से ऐसा भय और डर पंजाब के लोगों में पैदा हो गया इस आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद। इनका पता नहीं कौन सा गुप्त समझौता खालिस्तानी उन तत्वों के साथ, उन संगठनों के साथ, जिन लोगों के साथ भी पंजाब में सरकार बनने से पहले इन लोगों ने बातचीत की थी, आज ऐसा लग रहा है अजनाला की जो घटना हुई है, जब बहुत बड़ी संख्या में एक हजूम हाथों में नंगी तलवारें लेकर के और एक थाने में घुसा और एक कैदी को उन्होंने, जो अपराधी था, जो कैदी था, उस व्यक्ति को उन्होंने जबरदस्ती छुड़वा लिया। वहां की पुलिस उनके प्रेशर में आ गई। तो इससे पता चलता है कि आगे आने वाले पंजाब का क्या भविष्य है और पंजाब में किस तरह के हालात निर्माण हो रहे हैं। तो ये बड़ा खतरा पंजाब के अंदर पैदा हुआ है। दिल्ली के कानून व्यवस्था को लेकर जो लोग प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं, वो पंजाब में अपनी सरकार के रहते हुए जो हालात बन रहे हैं, पहले उनको ठीक करें, पंजाब में हालातों को सामान्य करें,
अभी एक वीडियो में देख रहा था पंजाब का, एक व्यक्ति के हाथ की उंगलियां काट दी गई तलवार से। ये स्थिति बनी हुई है, हद है अराजकता की। तो आप जो हमारी केंद्र में बैठी हुई सरकार है उससे क्या निवेदन करना चाहेंगे? वो हमारा ये निवेदन है केंद्र सरकार से, केंद्र सरकार की पंजाब के ऊपर पैनी नजर है। किसी भी प्रकार की अनैतिक, असंवैधानिक, देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता के लिए अगर कोई खतरा दिखता है तो केंद्र की सरकार को तुरंत और शीघ्र कार्रवाई करनी चाहिए। भगवत मान जो वहां के मुख्यमंत्री हैं उनको बुला करके, आदरणीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी को उनको बुलाकर बात करनी चाहिए और पंजाब के संबंध में पूरे जानकारियां केंद्र काम कर ही रहा है। गृह मंत्रालय निश्चित रूप से पैनी नजर रखे हुए है वहां पर और एक बिंदु पर उनकी नजर होगी, मेरा ये मानना है। और केंद्र सरकार पूरे मामले को लेकर सचेत है। तो छत्रपाल जी, जो कल प्रदर्शन देखे गए आम आदमी पार्टी के पूरे ऑल इंडिया में दिखे, ये क्या कहना चाहते हैं, ये क्या था? देखिए सुभाष जी, जो बड़ी सीधी बात है कि एक मैसेज, एक नैरेटिव स्थापित करना, राजनीति में नैरेटिव का बड़ा स्थान है। तो आम आदमी पार्टी एक नैरेटिव बनाना चाहती थी कि देखिए हम सब लोगों के साथ अन्याय हुआ है और ये निराधार थी चीजें और ये ऐसा हुआ और हम इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन अगर वो आरोप निराधार और मनगढ़ंत है तो दोनों मंत्रियों ने त्याग पत्र क्यों दिया? किस लिए दिया? अदालतें हैं, अगर आरोप मनगढ़ंत थे और निराधार हैं तो आप अदालतों में जाइए, उन आरोपों को आप चुनौती दीजिए, अदालत है। ये लोग अदालतों की बजाय सड़कों पे ही फैसले करने की तैयारी कर रहे हैं क्या? ऐसा है, ये सरकार और इनका मुखिया ये कहता रहा है कि मैं अराजक हूं। अब और जो एक एनार्किस्ट है वो एनार्किस्ट और क्या कर सकता है? ये लोकतंत्र को सही अर्थों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को ढाल बना करके प्रयोग करना चाहते हैं। उसकी आड़ में ये अपने निहितार्थ, अपने स्वार्थों की पूर्ति करना चाहते हैं। भारत के संविधान को ये ठेंगा दिखा रहे हैं। छत्रपाल जी, जब से मोदी सरकार आई है, एक नक्सलवादी आंदोलन के क्या उतार चढ़ाव देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के आने के पश्चात चाहे कश्मीर हो, चाहे नक्सल प्रभावित क्षेत्र हो, यहां पर जो घटनाएं थी वो कम हुई हैं, बहुत कम हुई हैं, बहुत कम हुई हैं। तो इसलिए सरकार ऐसे लोगों के ऊपर पूरी तरह से सख्त है और किसी भी प्रकार के अराजक लोगों को, जो लोग देश की कानून व्यवस्था को चुनौती देना चाहते हैं, भारत के संविधान को चुनौती देना चाहते हैं, उनके साथ केंद्र सरकार कड़ाई से निपटेगी। किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा, कोई रियायत नहीं होगी। छत्रपाल जी, जैसा आप कह रहे हो कि कड़ाई से निपटा जाएगा, मगर नक्सलवादी आंदोलन का असर जेएनयू में समय समय पर दिखता रहा है और उसका सबूत आप भी जानते हैं कि किस तरह की घटनाएं जेएनयू में, दिल्ली देश की राजधानी में ही नजर आती हैं, और राज्यों की तो बात छोड़ दीजिए। इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है, भारत स्वतंत्र हुआ, स्वतंत्र होने के पश्चात श्रीमती इंदिरा गांधी ने कम्युनिस्टों के साथ एक गुप्त समझौता कर लिया कि भाई आप शिक्षा संस्थानों को अपना केंद्र बना लीजिए, हम वहां पर कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे और राजनीति के मजे हमें मार लेने दीजिए। तो एक ऐसे गुप्त समझौते के निहितार्थ इन्होंने जेएनयू को खड़ा किया और जेएनयू में वामपंथियों का, क्योंकि वो अड्डा रहा, वामपंथियों का गढ़ रहा। आज जब वहां राष्ट्रवादी छात्र संगठन और छात्र जो राष्ट्र में, देश की एकता अखंडता में विश्वास रखते हैं, ऐसे छात्र जब से सक्रिय हुए हैं और देश के हित में काम करना उन्होंने प्रारंभ किया है, तो वहां उनको पेट में दर्द होने शुरू हो गया है। और आज वो इस देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता के प्रतीक और इस देश के जो नायक हैं, जो राष्ट्र नायक हैं, जो इस देश के इष्ट हैं, जिनके प्रति भारत श्रद्धा रखता है, उन चिन्हों को अपमानित करने का भी काम ये कर रहे हैं। पर ऐसे लोगों को कोई संरक्षण नहीं मिलेगा, ऐसे लोगों को कोई कानून में रियायत नहीं मिलेगी। वो निश्चित रूप से समझ लें, वो अपने
एजेंडे पर सफल नहीं होंगे उनका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। जो राष्ट्रवादी छात्र संगठन है, जो राष्ट्रवादी छात्र जेएनयू में काम कर रहे हैं, वो इस देश की एकता और अखंडता को मजबूत करेंगे। छत्रपाल जी, मैं दोबारा से एक प्रश्न और लेना चाहूंगा कि जिस हिसाब से आम आदमी पार्टी की जो सरकार है इस टाइम में डगमगा गई है, क्या इससे कांग्रेस को कुछ फायदा मिलेगा? देखिए, कांग्रेस तो दिल्ली में कहीं दिखती नहीं है। कांग्रेस ने तो समर्पण कर दिया है आम आदमी पार्टी के सामने। और आपको ध्यान भी होगा कि वो जब चुनाव भी ठीक तरीके से नहीं लड़े तो वो तो और क्या कर पाएंगे, उनका गुप्त समझौता है। और आप ये निश्चित रूप से मानिए कि आम आदमी पार्टी अब तो केवल इन 2 लोगों ने रिजाइन किया है, सही अर्थों में जिनके संरक्षण में जो चोरों का सरदार है, जो भ्रष्टाचारियों का संरक्षक है, जिसने भ्रष्टाचार को संरक्षण दिया, जिसके संरक्षण में दिल्ली में आम आदमी पार्टी का भ्रष्टाचार बढ़ा, वो तो अरविंद केजरीवाल को अभी त्याग पत्र देना बाकी है। उनका त्याग पत्र हो, जल्दी से जल्दी वो त्याग पत्र दें, अन्यथा कानून अपना काम कर रहा है और बहुत दिन दूर नहीं कि जब अरविंद केजरीवाल को भी इसका परिणाम भुगतना होगा। तो हम सब लोग कल भारतीय जनता पार्टी के नाते दिल्ली के अंदर ऐसे 10 स्थानों पर ये कार्यक्रम करने जा रहे हैं जिसमें हम अरविंद केजरीवाल का त्यागपत्र मांगेंगे। एक स्थान अंबेडकर नगर का खानपुर का टी पॉइंट जो बीआरटी वाला रहा है, जो टर्मिनल के साथ है, वहां पर रहेगा। अनुसूचित जाति मोर्चा के नाते कल हम सब लोग वहां रहने वाले हैं और अरविंद केजरीवाल का त्यागपत्र मांगेंगे। धन्यवाद छत्रपाल जी, आपने समय निकाला इसके लिए। मैं सुभाष, दिल्ली। बहुत बहुत धन्यवाद।